Good evening, everyone. How are you? I hope you're all fine. And we are on the sixth session of real numbers today, where we are going to discuss priority two mark question. Okay. So, without a further ado, let's get ahead with the first question of this session, which is show that 15 raised to power n cannot end with digit 0 for any natural number n. ठीक है, कुछ ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं जहां हमें 6 रेस्ट टू पावर एन हम प्रूव कर चुके हैं, 4 रेस्ट टू पावर एन हम प्रूव कर चुके हैं, 12 रेस्ट टू पावर एन हम प्रूव कर चुके हैं कि ये तीनों ही नंबर दे कैन नॉट एंड विद डिजिट ज़ीरो. नाउ वी नीड टू प्रूव 15 रेस्ट टू पावर एन. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपने लास्ट में पहले क्या किया था, यू विल जस्ट डू द फैक्टराइजेशन. 15 की फैक्टराइजेशन आप 3 इंटू 5 लिखेंगे, 3 इंटू 5 रेस्ट पावर n, एंड देन यू कैन बाइफरकेट इट लाइक दिस इंटू द प्राइम फैक्टराइजेशंस. ठीक है, जैसे ही आपने 15 की पावर n को 3 की पावर n इंटू 5 की पावर n लिखा, देयर इज अ स्टेटमेंट दैट यू नीड टू राइट विच इज दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 की पावर n. क्या लिखेंगे आप? प्राइम फैक्टराइजेशन. दोबारा से लिख देता हूँ, मैंने 2-3 सेशन में ये लिखा नहीं है स्टेटमेंट, ऐसा ना हो कि आपको ध्यान ना रहे. सो द स्टेटमेंट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 रेज टू पावर n does not contain 2 as its factor. किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 दोनों उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है तो दैट नंबर कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एज इट्स एक्सपोनेंट. ठीक है, देयरफॉर 15 रेज़्ड टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0. ठीक है, समझ में आया आपको? बेसिक था, इजी था, सेशन की स्टार्टिंग में है तो हमने इसलिए क्वेश्चन पिक किया. लेट्स गो विद द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज गिवन 180. आर डी शर्मा में आपको इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे जहाँ रेशियो दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ पूछा हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम पूछा हुआ है. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं बिकॉज एमसीक्यू में आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं. टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज़ 180. आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर दो नंबर जिनका रेशियो 2:3 है तो उन नंबर्स को क्या मानेंगे आप? 2x एंड 3x या 2k एंड 3k. बेसिकली एक फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? लेट द नंबर्स बी 2k एंड 3k. अगर दो नंबर जिनका रेशियो 2:3 है तो हम उन नंबर्स को क्या मान सकते हैं? 2k एंड 3k. नाउ एलसीएम ऑफ 2k एंड 3k कितना दिया हुआ है हमें? 180. 2k और 3k का एलसीएम अगर आपसे मैं पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे? मैंने आपसे क्या कहा था कि एलसीएम, व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द एलसीएम, you will do the prime factorization and you will take the common factor out of them and write rest of all the factors which are not written. So अगर आप 2k के फैक्टर करते हैं, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको. अगर आप 2k के फैक्टर करते हैं तो आप लिखेंगे 2 इंटू के. 3k के फैक्टर करते हैं तो 3 इंटू के. करेक्ट है. अगर मैं आपसे इनका एचसीएफ पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर जो मैक्सिमम कॉमन आ रहा है वो इनका एचसीएफ होगा. तो एचसीएफ क्या है? k. और अगर मैं आपसे इनका एलसीएम पूछूंगा तो आप बोलेगा सर k तो आएगा ही क्योंकि उनमें मैक्सिमम कॉमन ये है. उसके अलावा आपने कहा था कि जो भी बच रहा है वो लिख दो, तो 2 और 3 बचेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 6k. सो बेसिकली यहाँ हम लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ 2k एंड 3k इज 6k. इसका मतलब है 6k इज इक्वल्स टू 180. अगर 6k 180 है तो k की वैल्यू कितनी हुई? 30. सो k कम्स आउट टू बी 30. अगर के अच्छा यही निकालना था, अच्छा एचसीएफ निकालना था हमको. सो वी हैड टू फाइंड दी एचसीएफ. तो एचसीएफ कितना होगा इसका? एचसीएफ ऑफ 2k एंड 3k इज इक्वल्स टू k. मैक्सिमम कॉमन k आ रहा है और वो कितना है? 30.
तो आंसर वुड बी 30। अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आपको वेरिफिकेशन करके देखना है, ठीक है, वेरीफाई कर लेना एक बार। अगर आप के की वैल्यू 30 रखते हैं तो आपके नंबर्स क्या होंगे? अगर आप के की वैल्यू 30 रखते हैं तो 2k हो जाएगा 60 और 3k क्या हो जाएगा 90। अब आप ये देखो कि 60 और 90 का एलसीएम क्या आ रहा है और एचसीएफ क्या आ रहा है। अगर वो हमारे आंसर को और जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है तब हमने सही किया होगा। तो क्या है 60 और 90 का अगर आप एचसीएफ देखेंगे तो वो 30 आएगा, क्योंकि 30 एक ऐसा नंबर है मैक्सिमम जिसकी टेबल में 60 और 90 दोनों आते हैं। करेक्ट है। अगर मैं आपसे एलसीएम पूछूं तो एक ऐसा नंबर पूछ रहा हूं आपसे जो 60 और 90 दोनों की टेबल में आता है, और वो कौन है 180। 180 से पहले ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 60 और 90 दोनों की टेबल में आता हो। तो एलसीएम 180 दिया हुआ था, ठीक है जी, हमारा एलसीएम भी 180 आ रहा है। एचसीएफ 30 है जी, बिल्कुल एचसीएफ 30 आ रहा है। तो दीज नंबर्स आर वेरीफाइड। ये प्रोसेस जो मैंने आपको बाद में बताया है वो वेरिफिकेशन वाला, वो आपके खुद के लिए है। बाकी जो दूसरा प्रोसेस मैंने आपको बताया है वो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए जो आपको शो करना है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। What is the largest number that divides 245 and 1029 leaving remainder 5 in each case? ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेशन में भी एक किया था, लेकिन उसमें चेंज क्या था या उसमें वेरिएशन क्या था? उसमें पूछा गया था द ग्रेटेस्ट नंबर और द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स। एक नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ और आया था, दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ और आया था। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ आपको नंबर्स लिखने हैं, नंबर्स जैसे यहाँ 245 और 1029, और फिर आपको यहाँ लिखने हैं रिमाइंडर्स जो इन दोनों को डिवाइड करने से रिमाइंडर आए थे। लास्ट वाले सेशन में रिमाइंडर कुछ और था, मुझे ध्यान नहीं है, 3 या 4 जो भी रिमाइंडर रहा होगा, लेकिन उसी प्रोसेस से इसको भी करना है। इन दोनों ही केसेस में रिमाइंडर कौन है 5, तो यहाँ आप लिख देंगे 5, यहाँ लिख देंगे आप 5। फिर मैंने आपसे कहा था कि नंबर्स को, रिस्पेक्टिव नंबर को में से रिमाइंडर को माइनस करके आप यहाँ लिख देंगे, कितना आएगा 245 माइनस 5, 245 माइनस 5 विच इज़ 240, और यहाँ कितना आएगा 1029 माइनस 5 विच इज़ 1024। और इन दोनों का मैंने आपसे कहा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद करो जिसका आंसर 7 आया था, ठीक है, मुझे ये ध्यान है कि उसका आंसर 7 आया था, उसमें रिमाइंडर्स क्या थे वो मुझे ध्यान नहीं है। एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ ऑफ 240 एंड 1024। अब यार एचसीएफ के ना काफ़ी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम कि एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, या उसके जो कन्वेंशनल तरीका हम फॉलो करते हैं वो क्या है तरीका, वो उससे आप इनका एचसीएफ निकाल सकते हो। इनका एचसीएफ आना चाहिए 12 नहीं 24 के फैक्टर्स कौन कौन है, 2 है, 4 है, 3 है, 6 है, 12 है, 16 भी है, 24 भी है। 16 2 रेज़्ड टू पावर 10, 16 इंटू 15, 16 इंटू 16 6 96, 6 4 4 64, यस। सो इन दोनों का एचसीएफ आएगा आपका 16। आप वेरीफाई कर लेना, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो, बट प्रोसेस यही है, ठीक है। अब मैं वेरीफाई कर ही देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो जाए। 240 2 120 260 230 215 और 35, वो 35 भी आएगा, तो ये आ गया 16। और इसमें 5 है ही नहीं, इसमें 3 है क्या, नहीं, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो इसमें डेफिनेटली 16 तो आएगा। वेरीफाई कर लेना, दूसरे का 1024 भी, इसका एचसीएफ 16 ही आएगा। बेसिकली प्रोसेस यही है, द लार्जेस्ट नंबर और द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स और दैट डिवाइड्स गिवन 2 नंबर्स एंड लीविंग रिमाइंडर सेपरेट इन ईच केस या कॉमन इन ईच केस, आप उन नंबर्स में से वो रिमाइंडर माइनस करेंगे और जो नंबर आ रहे हैं उनका एचसीएफ निकालेंगे। दैट इज एज सिंपल एज दैट। इसको आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं, ठीक है, जैसे वो मैं आपको उस क्वेश्चन में बताऊंगा जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, बट आप भी ट्राई करना इसको कि आप किस तरीके से इसको सोच सकते हो, ठीक है।
जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तब हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4 is, if two positive integers p and q are written as p equals to a square b cube and q a cube into b, where a and b are prime numbers। ये स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। where a and b are prime numbers। देखो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ ये स्टेटमेंट मेंशन नहीं होगी। यू कैन वेरी वेल पुट अ क्वेश्चन मार्क इन द क्वेश्चन। आप उस क्वेश्चन पर सवाल उठा सकते हो कि सर इसमें ए और बी को प्राइम होना चाहिए। अगर मुझे दिया हुआ है कि पी ए स्क्वायर बी क्यूब है, ठीक है, और क्यू जो है वो ए क्यूब इंटू बी है। अगर मुझे ये गिवन नहीं है कि ए और बी प्राइम नंबर है, तो इसमें मैं वेरिफिकेशन तो छोड़ो, मैं एलसीएम और एचसीएफ भी ठीक से नहीं निकाल पाऊंगा। समझ में आई आपको बात? क्योंकि अगर इनमें कुछ कॉमन हुआ तो वो भी तो एचसीएफ और एलसीएम में मिसिंग होगा ना। अगर वो एचसीएफ में मिस हो गया तो वो एलसीएम में रिफ्लेक्ट करेगा, अगर वो एलसीएम में मिस हो गया तो वो एचसीएफ में रिफ्लेक्ट करेगा। तो दोनों एचसीएफ और एलसीएम हम निकाल ही नहीं पाएंगे एग्जैक्टली अगर ये गिवन नहीं है हमें कि ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स। ओके, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आप देखेंगे कि हम बेसिकली तरीके से कैसे करते हैं। वी फैक्टर्स, वी डिफ्रेंशिएट ऑल दीज इनटू सेपरेट फैक्टर्स। तो ए स्क्वायर को आप लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब। बेसिकली आप डायरेक्टली एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा भाई? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एलसीएम इन दोनों का क्या आएगा? एलसीएम के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको हाईएस्ट पावर लेनी है और एचसीएफ के लिए आपको लोवेस्ट पावर लेनी है। याद होगा कल भी किया था हमने। तो इसका एलसीएम क्या निकालेंगे आप? एलसीएम के लिए ए का हाईएस्ट पावर ए क्यूब और बी का हाईएस्ट पावर बी क्यूब। तो एलसीएम इज ए क्यूब इंटू बी क्यूब। और एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ वुड बी द लोवेस्ट पावर विच इज ए स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, तो अब हमें ये वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज पी इंटू क्यू। ठीक है, तो एच सी एफ इंटू एलसीएम निकाल लेते हैं। ये वेरिफिकेशन है, अलग कलर यूज कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, वेरिफिकेशन में क्या करेंगे? एलसीएम इंटू एच सी एफ। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये चीज़ कि जो चीज़ वेरीफाई करनी होती है या प्रूव करनी होती है उसको इक्वल टू मान के मत करना। ठीक है, मैं एलएचएस अलग सोल्व करूंगा, आरएचएस अलग सोल्व करूंगा और फिर देखूंगा वो दोनों इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो एलएचएस क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है? ए क्यूब बी क्यूब इंटू एचसीएफ कितना है? ए स्क्वायर इंटू बी। और इधर कितना आएगा? ये ए रेस टू पावर 5 और बी रेस टू पावर 4। ये तो आ गया हमारा एल एच एस। if we have to find out the HC right hand side also, p into q, we will just put the value of p and q। क्या आएगी वो? a स्क्वायर बी क्यूब इंटू क्यू की वैल्यू a क्यूब इंटू बी। कितना आएगा? a स्क्वायर इंटू ए क्यूब इज a रेस टू पावर 5 और b स्क्वायर बी क्यूब इंटू बी दैट इज b रेस टू पावर 4। तो ये दोनों इक्वल आ गए हैं एंड हेंस दिस इज वेरीफाइड। अच्छा, जब वेरिफिकेशन होती है ना तो हेंस प्रूव नहीं लिखते हैं। ठीक है, हेंस वेरीफाइड लिखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 एंड 72 लिविंग रिमाइंडर्स एंड 1 इनटू रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन तो हमने अभी भी किया है ना। क्या था? ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेशन में भी किया था, अभी भी फिर दोबारा से किया था। 85 को एक ऐसा नंबर जिसको मतलब 85 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो आप क्या करेंगे? 85 माइनस 1 करेंगे यहाँ, विच वुड कम आउट टू बी 84। और 72 से जब डिवाइड किया जाता है, 70 जब डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है? 2। ठीक है, तो 72 माइनस 2 इज 70। करेक्ट है। अब मैंने क्या कहा था आपसे? एच सी एफ निकालना है आपको 84 और 70 का। मुझे तो 7 लग रहा है कॉमन। देख लो 7 के अलावा कुछ और कॉमन है क्या? 14 की टेबल में 14, हाँ 14 भी तो है। ठीक है, तो 14 आ जाएगा। 14 5 ज़र 70,
14 6 are this, so 14 would be the HCF. तो 14 एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है, अगर आप 85 को 14 से डिवाइड करेंगे, अगर आप 85 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 6 आर 84, रिमाइंडर आएगा 1, और अगर आप 14 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 14 5 आर 70, तो रिमाइंडर आएगा 2। ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो आप, ठीक है। यही वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच भी है जो आप क्वेश्चन में लगा सकते हैं, ठीक है। आई होप दिस वन इज क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस सेशन, विच इज प्रूव दैट द सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल। ऑलराइट, ग्रेट, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करेंगे। सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर, तो हम दो नंबर मान लेते हैं, ठीक है। हम रैशनल नंबर को मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, m मान लिया हमने, ठीक है, और इरैशनल को मान लिया हमने n। हमने दो नंबर माने, ये तो हमने माना रैशनल नंबर और ये हमने माना इरैशनल नंबर, और हमें इन दोनों का जो सम है, द सम ऑफ दीज टू नंबर्स वी हैव टू प्रूव दैट इज एन इरैशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम प्रूव करते कैसे हैं ये तो हमें पता है, हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करते हैं। तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन लगाएंगे कि लेट इनका सम यानी कि m प्लस n इज अ रैशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि इनका सम जो है वो कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। अगर इनका सम रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि m प्लस n को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर p n q आर, ये स्टैंडर्ड लाइन है, पता ही है आपको क्यों है, ये भी बताया हुआ मैंने, वेयर q एंड p एंड q आर co-prime numbers as well as q should not be equal to 0। ठीक है जी, इतना लिखा। अब आप क्या कहेंगे कि भाई m तो एक रैशनल नंबर था ना, ये तो माना ही हुआ है हमने, तो m के बजाय आप m की जगह क्या लिख सकते हैं, कोई और रैशनल नंबर, जैसे a बाई बी लिख दिया आपने। तो m की जगह आपने क्या लिख दिया, a बाई बी, n को पड़े रहने दिया, यहाँ क्या लिख दिया आपने, p बाई क्यू। अच्छा, यहाँ साथ में एक और चीज़ लिख देना कि भाई m इज इक्वल्स टू a बाई बी वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ आपको ये मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि a और b को को-प्राइम होना पड़ेगा, ठीक है, वो रैशनल नंबर होना चाहिए, b को 0 नहीं होना पड़ेगा, बस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे n कितना आएगा भाई, इससे n आएगा अपना a बाई बी को उधर भेज दो, p बाई क्यू माइनस a बाई बी, ठीक है। तो अगर ये आ रहा है तो इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं थोड़ा सा, ये चीज आपको क्लोजर प्रॉपर्टी पता होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं रैशनल नंबर्स की, कि भाई अगर किन्हीं दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो एक रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। वेन एवर यू एड टू रैशनल नंबर्स द रिजल्ट और द आंसर वुड बी अ रैशनल नंबर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स इज कॉल्ड एज क्लोजर प्रॉपर्टी, and this is not applicable in only rational numbers, this is also applicable in integers या natural numbers। when you add two natural numbers you will always get a natural number, ठीक है। होल नंबर में भी ऐसा ही है, when you add two whole numbers you will always get a whole number। तो ये प्रॉपर्टीज क्लोजर बोलते हैं। so whole numbers are closed under addition, natural numbers are closed under addition, integers are closed under addition, rational numbers are closed under addition, but क्या नेचुरल नंबर्स क्लोज्ड हैं सब्ट्रैक्शन में? नहीं। अगर आप दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक नेचुरल नंबर है। जैसे 2 और 5, अगर आप 5 माइनस 2 करते हैं तो ओके, एक नेचुरल नंबर आ रहा है, लेकिन 2 माइनस 5 करेंगे तो -3 आ जाएगा, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर क्लोज सब्ट्रैक्शन में भी होते हैं, अगर दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वो एक इंटीजर ही आएगा। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि p बाई क्यू एक रैशनल नंबर है जी, a बाई क्यू एक रैशनल नंबर है। अगर एक रैशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक रैशनल नंबर ही आएगा। और हमें पता क्या है, हमने यही माना था कि n क्या है, इरैशनल नंबर। तो ये कौन है, इरैशनल, ये कौन है, रैशनल,
तो हमें मालूम है कि एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता. देयरफॉर our assumption was wrong. Hence we will say that the sum of rational and an irrational number is always irrational. ये अच्छे सवाल में काउंट होगा. और मुझे लगता है कि अगर जैसे √2 और √3 √5 देता है बोर्ड एग्जाम में, हर साल आता है क्वेश्चन, उसके बजाय अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ अच्छा लगे, मतलब कुछ अच्छा पेपर बने. तो अगर पेपर थोड़ा सा भी अच्छा सेट करना है तो ये क्वेश्चन दिया जा सकता है बड़े इजीली. ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, बिल्कुल आपके सिलेबस में है. ठीक है, ऑलराइट. मुझे अच्छा लगा आज के सेशन में ये सवाल अच्छा था, कुछ अलग था. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 says that determine the value of m and n so that the prime factorization of 10,500 is expressible as 2 raised to power m 3 5 raised to power n into 7. बहुत बेसिक है और बहुत इजी है और बहुत सिंपल है. करना क्या है, 10,500 का आपको फैक्टराइजेशन करना है. भाई यार ये m और n ना अपने आप आ जाएंगे, आपको सिर्फ अपना काम करना है. और वो काम क्या है कि आपको फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि इसने बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10,500. तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं ना, जो पावर आएगी देख लेंगे क्या है. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको और अपग्रेड किया जा सकता है, वो बताऊंगा अभी कैसे. यहाँ आएगा क्या पहले वो देखते हैं हम. यार ये 2 नहीं लेते हैं, थोड़ा सा इसको ना ईजी बनाते हैं. पहले 5 ले लेते हैं, क्योंकि 5 पे तो ये जाएगा, ये दिख ही रहा है. 2100. ठीक है, 2100 इंटू 5 10,500. फिर दोबारा से 5 पे जाएगा ये 410, दैट इज 2 420. ठीक है, फिर दोबारा से 5 पे जाएगा 8 5 8 40 204. अब 5 पे नहीं जाएगा. ठीक है, अब 7 पे जाएगा. अब मुझे दिख रहा था ना यहाँ एक 7 है, तो एक तो आएगा ही 7, और वो आ भी रहा है. 7 पे जाएगा तो 1 2 12 आ गया. अब इजी, अब जो मर्द कर दो. अब 2 6 2 3 3 1. 3 कितनी बार आया, एक बार आया. ये वेरीफाइड है दोनों. ठीक है, तो बेसिकली मैं 10,500 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर कितनी है भाई, 2 की पावर 2 3 रेज टू पावर 1 5 रेज टू पावर 3 एंड 7 रेज टू पावर 1. सो बेसिकली कंपेयरिंग करेंगे आप तो आप लिख सकते हैं कि m होगा 2 एंड आर n वुड बी इक्वल्स टू 3. करेक्ट. सो इसको अपग्रेड कैसे किया, ये हो गया क्वेश्चन हमारा. यहाँ तक क्वेश्चन डन है, m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. क्वेश्चन को अपग्रेड कैसे किया जा सकता है मैं आपको बताता हूँ. वो बोलेगा कि फाइंड द पॉलिनोमियल whose roots are या whose zeros are m and n, where m and n are the exponents of 2 and 5 in the prime factorization of 10,500. दोबारा सुन लो क्वेश्चन. राइट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are m and n, where m and n are respectively the powers of 2 and 5 in the prime factorization of 10,500. m और n की वैल्यू निकालने तक क्वेश्चन यही होगा, इतना ही होगा. उसके बाद आपको पोलिनोमियल लिखना होगा. वो पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं वैसे मैं नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए ये क्वेश्चन आया है तो यहाँ जान लो. k इंटू में x² प्लस सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस प्लस दिस 6, यहाँ प्लस नहीं सॉरी माइनस, x² माइनस sx प्लस p. ये आपका एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा जिसके रूट्स m और n होंगे. m जहाँ 2 है और n जहाँ 3 है. तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ये MCQs में भी आ सकता है, ये 2 मार्क में भी आ सकता है, अपग्रेड कर दिया तो 3 मार्क में भी आ सकता है. रिलेट कर सकता है वो किसी भी चीज़ से, इनको किसी भी चैप्टर से आपको रिलेट किया जा सकता है. अर्थमेटिक मीन आपके सिलेबस में नहीं है, वरना वो अर्थमेटिक मीन से भी कर सकता था इसको. देयर आर सेवरल रिलेशंस विच कैन बी मेड यूजिंग वैल्यूज ऑफ m and n. आई होप दिस इज क्लियर. इसको फिर से देख लेना अगर कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो. वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, which is question number 8, which says that two numbers are in the ratio 15:11. If their HCF is 13, find their LCM.
आज के ही सेशन में हमने एक और क्वेश्चन किया था जिसमें रेशियो दिया हुआ था और एलसीएम दिया हुआ था एंड वी हैड टू फाइंड द एचसीएफ। मैंने तभी आपसे बोला था कि कुछ क्वेश्चन आर डी शर्मा में ऐसे भी हैं जहां रेशियो दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम पूछा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एचसीएफ दिया हुआ है लेकिन एलसीएम नहीं पूछा है, नंबर्स पूछे हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो ये तो और इजी हो गया, एलसीएम बोला ही नहीं है पूछने के लिए। तो अगर नंबर्स 15:11 की रेशियो में हैं तो आप क्या लिखेंगे, लेट द नंबर्स बी 15 के एंड 11 के। आपने नंबर क्या मान लिए, 15 के और 11 के। अब आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ लिखना है। 15 के और 11 के का एचसीएफ कितना आएगा। एचसीएफ के लिए आप क्या करते हैं, आप फैक्टर्स बनाते हैं। 15 के फैक्टर 5 इंटू 3 इंटू के, 11 के फैक्टर्स 11 इंटू के। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, जो भी इनमें मैक्सिमम कॉमन है, और वो मैक्सिमम कॉमन कितना है, मैक्सिमम कॉमन है के। तो एचसीएफ दिया कितना हुआ है उसने 13, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 13। अगर के 13 है तो नंबर्स क्या होंगे, तो नंबर्स आर क्या है, नंबर्स 15 के एंड 11 के। तो भैया 15 के कितना होगा, 15 इंटू 13, 15 इंटू 13 150 प्लस 45 दैट इज 195। एक नंबर है 195 एंड 11 इंटू 13 13 130 प्लस 13 दैट इज 143, दूसरा नंबर है 143। So there are two numbers 195 and 143. That would be the answer of this question. I hope this every 8 questions, like all 8 questions are clear to you. कोई doubt हो just drop me a comment, ठीक है, in the comment box, and we will discuss that question again in the upcoming sessions. In the next session we are going to discuss priority 2 3 mark questions. All right, till then, thank you for joining me. Happy learning. This is Vipul Goyal signing off. Bye bye. Take care. See you soon.